यस। तो म्यूटेशन से अपना वो पोर्शन बाकी था, आ जाएगा? नहीं, अपन रिस्क नहीं ले सकते ना फिर। कैमरा में तो अब आ रहा है। हाँ, चलिए। म्यूटेशन इज अ फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। यानी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन वो प्रॉपर्टी है जिससे डीएनए के सीक्वेंस में यानी जेनेटिक मटेरियल में बदलाव आ जाता है, ठीक है। एंड कंसिक्वेंट इन चेंजेस इन द जीनोटाइप, और उसी की वजह से आपका जो जीनोटाइप है वो भी बदल जाता है। तो म्यूटेशन से जीनोटाइप बदलता है, हाँ, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड द फिनोटाइप, क्या फिनोटाइप बदलता है? हाँ। कुछ लोग ये सोचते हैं खाली फिनोटाइप बदलता है, जीनोटाइप नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलेगा? कैपिटल टी का स्मॉल टी नहीं हो जाएगा म्यूटेशन से? मैंने आपको सिखाया है, तो वही नॉलेज तो अप्लाई करो, ठीक। In addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA. तो इसकी वजह से भी विविधताएं आती हैं, डीएनए में वेरिएशन आती हैं, अपार्ट फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन से तो आती हैं, इससे भी आती हैं। फिर एज वी लर्न इन चैप्टर 5, वन डीएनए हेलिक्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू एंड इन ईच क्रोमेटिड इन कॉइल्ड फॉर्म। जैसा आपने पहले पढ़ लिया है कि डीएनए हेलिक्स जो होता है वो लगातार आपका एक एंड से दूसरे एंड तक क्रोमेटिड में होता है, और ये हाईली सुपर कॉइल्ड यानी अंदर पैक फॉर्म में होता है। देयरफॉर लॉस और गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसीलिए जब भी कुछ भी डीएनए में लॉस होगा या गेन होगा, कुछ ऐड होगा या डिलीट होगा, तो उससे आपका क्रोमोसोम के अंदर यानी गुणसूत्रों के अंदर बदलाव आएगा ही आएगा, ठीक है। सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, और चूंकि हम जानते हैं कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पे ही पाए जाते हैं, अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन एबनॉर्मलिटी और एब्रेशन। तो जैसे ही क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों में अल्टरेशन यानी बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो उससे बीमारियां होने लगती हैं या उसका इफेक्ट दिखने लगता है। तो वो क्रोमोसोमल एब्रेशन कहलाती हैं। एब्रेशन मतलब गड़बड़ियां, सिंपल भाषा में, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशन यानी गड़बड़ियां मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। तो कैंसर सेल के अंदर क्रोमोसोमल एबरेशन या गड़बड़ियां देखी जाती हैं, प्रायः तौर पर कॉमनली देखी जाती हैं, ठीक है। इन एडिशन टू अबव, इसके अलावा म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर। एक सिंगल बेस पेयर भी बदल जाए तो भी म्यूटेशन कहलाता है, और वो भी रिजल्ट का, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। एक ही बेस पर अफेक्ट होता है तो पॉइंट म्यूटेशन, एक ही पॉइंट पे हुआ इसलिए। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच इज सिकल सेल एनीमिया, जो हम पढ़ भी चुके हैं, आपको पता ही है। सिकल सेल एनीमिया में जीएजी का जीयूजी हो गया था आरएनए लेवल पे, है ना, वो आपको अपन बता चुके हैं। डीएनए लेवल पे क्या चेंज हुआ वो भी पता है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये भी मैंने आपको बताया था कि एक नया ऐड कर दो उस सीक्वेंस में या डिलीट कर दो तो पूरी पूरी सीक्वेंस आपका शिफ्ट हो जाता है आगे या पीछे की तरफ, राइट, वो है। एंड कहाँ चला गया? हाँ, द मैकेनिज्म म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन। जो म्यूटेशन कैसे होता है वो भी आपके औकात के बाहर है, ऐसा बोल रहे हैं। और एट दिस लेवल हाउएवर देयर आर मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन। कुछ रासायनिक और भौतिक कारण हैं जिससे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है ना। जैसे कि उनको हम म्यूटाजन कहते हैं, जो कारक हैं म्यूटेशन कराने के, जिनको आप कहेंगे म्यूटाजन या उत्परिवर्तन के कारक। जैसे कि यूवी रेडिएशन से भी म्यूटेशन होता है, मैंने आपको बताया था। थाइमिन डाइमर बनाता है जो स्किन कैंसर कराता है, उसके पीछे का रीजन थाइमिन डाइमर सेल्फ स्ट्रैंड में, उससे किंक बनता है, टेढ़ापन आता है खुद ही के स्ट्रैंड में, है ना। तो ये वाला काम यूवी रेडिएशन कराती है। इतना थोड़ा सा आपको पूछ सकते हैं, स्किन कैंसर एंड थाइमिन डाइमर। आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स या पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ साइड में ये दिया है, इसका समझ लेते हैं। जो बैक टू स्क्वायर वन हो उसको अपन बोलते हैं मैन विल बी मैन, ठीक है। और जो गोल गोल बातें करें वो आपको लगते हैं फीमेल, और उन्हीं में आप डार्कनेस ले आओ तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल बन जाते हैं। एक ऐसे ही स्क्वायर वाले इंसान का गोल वाले इंसान से कॉम्प्लीमेंट कराओ तो उसको अपन मैरिज कहते हैं या मीटिंग कहते हैं। ऐसा डबल डंडी आ जाती है तो उसको अपन कंसेंजीनियस मैरिज या मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स कहते हैं, ठीक है। तुम नालायक आदमी हो, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में मत हंसाओ, ठीक है।
ये मेल ये फीमेल, इनकी मैरिज हुई तो ये उनकी जनरेशन है। यहाँ वाला बच्चा यंगेस्ट चाइल्ड कहलाता है, यहाँ वाला सॉरी एल्डेस्ट चाइल्ड कहलाता है, यहाँ वाला यंगेस्ट कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रथम पीढ़ी या पहली जनरेशन कहलाती है। और ऐसे करके इनका ये बच्चा है। यहाँ पेरेंट्स नॉर्मल थे लेकिन मेल चाइल्ड हुआ और उसके अंदर डार्क किया है, इसका मतलब ये अफेक्टेड चाइल्ड है, डार्क वाला अफेक्टेड है, उसका जीवन अंधेरे में है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ईट जैसा शेप बना दिया है, स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है ताकि यहाँ पर आपको जेंडर नहीं पता है। और 5 लिख दिया है, मतलब ऐसे 5 बच्चे हैं लेकिन इनका सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, यानी ये लड़का है कि लड़की है ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है। आई बात समझ में? ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसका था। अब जेनेटिक डिसऑर्डर को पेडिग्री एनालिसिस से कैसे समझना है, मैंने आपको उसके शॉर्टकट तो दिए ही थे, एक बार फिर इसके थ्रू अपन गुजरते हैं। ठीक है, तो द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, कि यह सोच कि जो भी डिजीजेस होती हैं वो आगे अपने बच्चों में जाती हैं, वो अनुवांशिक होती हैं, ये हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को पहले से पता था। ठीक है, तो अब इसी लाइन में, ये बोरिंग सी लाइन है, सिंस लॉन्ग का अपन ने चेंज करके रिसेंटली कर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं वो जेनेटिक होती हैं और वो अनुवांशिक होती हैं, ये अभी अभी हमें पता चला है, रिसेंट डेवलपमेंट्स है ना, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट। तो आप बोलोगे हाँ लॉजिक तो बराबर है, तभी तो पता चला है कि अनुवांशिक, उसके पहले कहाँ पता होगा कि जेनेटिक डिजीज होती है। तो ये क्या कह रहे हैं, वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसी बातों पे भी गौर फरमाइएगा। फिर दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिली, और ये किस आधार पे उनको पता था, क्योंकि जो बाप दादों के कैरेक्टर थे वो बच्चों में हेरिटेबल थे, बच्चों में दिख रहे थे, इसलिए उनको पता था कि ऐसी बीमारियां भी होती होंगी। अब पिताजी को डायबिटीज है, बच्चे को भी डायबिटीज है, तो वो समझ रहे थे कि डायबिटीज ऐसे पास ऑन हो रही होगी, जेनेटिक तो होगा। After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of trait in human being began. कब begin हुआ? आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, यानी सन 1900 के बाद यह काम शुरू हो गया था कि इनका जो पैटर्न अनुवांशिक है, कैसे कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में आ रहा है। ये जब मेंडल के काम को इज्जत मिल गई, प्रॉपरली इज्जत मिली है ना, तो वो रीडिस्कवरी के, उसके पहले तो सारे लोग वैल्यू ही नहीं कर रहे थे उसके, तो उसके बाद ये चीज़ हुई। तो सोचो पहले ही वैल्यू कर लिए होते तो हम कितना जल्दी बहुत सारी चीज़ें ढूंढना शुरू करते। तो यही सोसाइटी को नुकसान होता है जब आप किसी की बात को साइंटिफिक वे में नहीं समझ पाते हो और उसको डिले करते हो, तो आप अपनी ही प्रोग्रेस को डिले करते जाते हो। तो इसके बाद ही वो एनालाइज करना इंसान शुरू हुआ था। सिंस इट इज एविडेंट, तो ये आपको ये बोलेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल की जगह यहाँ पर मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट बोल दिया तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, या आपको कोई और बोल दिया डीएनए हेलिक्स के स्ट्रक्चर के बाद पता चला तो गलत हो जाएगी। ये मेंडल की रीडिस्कवरी के टाइम पे ही पता चल गया था, है ना, 1900 के बाद शुरू हो गया था। तो आपको इसी चीज़ को किसी और साइंटिस्ट के बाद तो आप बोलोगे हाँ डीएनए का स्ट्रक्चर पता चलेगा तभी तो इनका पैटर्न पता चलेगा ना, नहीं, डीएनए बिना डीएनए जाने भी मेंडल ने बहुत सारा पैटर्न बता दिया, आपको समझना पड़ेगा लॉजिकली। आई बात समझ में? तो ये छोटी छोटी सी बातें जो बहुत बोरिंग सी हैं लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो एनसीईआरटी की हैं, इसलिए सिंस इट वाज एविडेंट दैट कंट्रोल crosses that can be performed in pea plant or some other organism are not possible in the case of human being। ठीक है, तो यह तो क्लियर था कि जो कंट्रोल क्रॉसेस जो भी अपन कर पा रहे थे मटर में या कुछ और ऑर्गेनिज्म में, ये ह्यूमन में ऐसे इजीली पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन में आप नहीं कह सकते कि तुमको ये है तुम उससे मीटिंग करो, ये आप अपने मटर में तो आप जबरदस्ती कर सकते हो ये सब, लेकिन ह्यूमंस में ये चीज़ आप इस तरह से नहीं करा सकते कि अपनी इच्छा से किसी का भी क्रॉस किसी से भी करा रहे हो, है ना, वो आपको अलाउड नहीं है, उस आदमी की अपनी इच्छा है ना, नो मीन्स नो, राइट। तो स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। हाँ, तो आप ये डायरेक्टली आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भी फैमिली के अंदर कोई डिजीज है या कोई पैटर्न है तो उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री को आप पढ़ के बहुत कुछ इंटरफेरेंस निकाल सकते हो, बहुत कुछ इंटरफेरेंस क्या इंफेरेंस या इंटरप्रीट कर सकते हो। आई बात समझ में? बहुत कुछ आप उससे जानकारी ले सकते हो पूरी फैमिली का चार्ट पढ़ के, है ना, कि भाई राज कपूर में ये कैरेक्टर थे, फिर ऋषि कपूर में आए, फिर रणबीर कपूर में आए, फिर करिश्मा में आए, फिर बीच में 2-3 में गायब हो गए, तो वो तो आप एक पैटर्न कुछ निकाल सकते हो कि क्या होगा इसके पीछे। ठीक है, वैसा तो सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स
सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री। तो इस तरह से बहुत सारी जनरेशन तक आप पीढ़ी दर पीढ़ी जब एनालिसिस करते हैं, इसी को आप पीढ़ीगत एनालिसिस या विश्लेषण कहते हैं। In the pedigree analysis, the inheritance of particular trait is represented in the family tree over generations. Pedigree analysis में जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको वो हर जनरेशन में, आगे की जनरेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न उसका दिखते जाता है। पर्टिकुलर जिस भी ट्रेट को आप स्टडी कर रहे हो, जिस कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हो, वो आपको पूरे जो परिवार का पेड़ है, ट्री है, उसमें दिख जाएगा। इन ह्यूमन जेनेटिक्स जब आप इंसानों की अनुवांशिकता की स्टडी करते हैं, पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और डिजीज। इसके थ्रू आप किसी भी बीमारी का, किसी भी जेनेटिक गड़बड़ी का या कोई भी कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का, अनुवांशिकता का पैटर्न पता कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग टूल है, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज इन आर, ये सिंबल ये रहे जो आपको दिखा दिए। एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, जैसा आपने पहले पढ़ा होगा तो पता होगा, ठीक है। ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए। कोई भी कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो जीन पे, एक जीन या एक से ज़्यादा भी कई बार कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, है ना, एक से ज़्यादा जीन भी करते हैं। तो इन सब पे, और ये सारे जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके डीएनए पे, जो कि क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो भी अनुवांशिक सूचना है वो डीएनए पे पाई जाती है, वो उसको कैरी करता है। इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन। तो ये एक से दूसरी जनरेशन में डीएनए क्योंकि स्टेबल होता है, तो वो हर जनरेशन में स्टेबल ही जाता है, स्थायी रूप से जाता है, ठीक है। वो एक्सप्रेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो अब डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, उन सब पे निर्भर करता है। वो एक्स लिंक्ड है कि नहीं है, वाई लिंक्ड है कि नहीं, उस पर निर्भर करता है। एक्सप्रेस चीज़ है, पर वो जाएगा तो सही, गुजरेगा तो सही, है ना। वो डीएनए होगा जरूर, वो गायब नहीं हो जाएगा, क्योंकि डीएनए एक स्टेबल एंटिटी है। हाउएवर जबकि चेंजेस और अल्टरेशन डू टेक प्लेस ओकेजनली। हाँ, कुछ चेंजेस, कुछ म्यूटेशन हो सकते हैं, कुछ अल्टरेशन हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, वो किसी पर्टिकुलर लेवल पे हो सकती हैं, पर वो ओकेजनल हैं, वो रेगुलर नहीं है, कभी कभी हो जाएंगी, वंस इन अ वाइल। सच अल्टरेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल रेफर्ड एज म्यूटेशन, वही है, म्यूटेशन के थ्रू हो सकती हैं। अ नंबर ऑफ ह्यूमन हैव बीन विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज और अल्टर जीन और क्रोमोसोम। बहुत सारी बीमारियां हैं जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों में बदलाव या डीएनए में बदलाव से पाई जाती हैं और देखी जाती हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या, जो मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो डिजीज को अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। क्या है, आओ देखते हैं। अब इसमें कुछ बारीक बातें इन्होंने बताई हैं। मोटे तौर पर ब्रॉडली जेनेटिक डिजीज में भी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी। मोटे तौर पर जेनेटिक डिजीज को आप कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो दो, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल, ठीक है। डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। मेंडेलियन मेनली इस वजह से होते हैं, तो एक ही जीन में गड़बड़ होने से या म्यूटेशन होने से होते हैं। These disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance। और ये उसी तरह से ये बीमारियां या डिजीज जाती हैं जैसा अपन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस यानी बेसिक जो अनुवांशिकता के सिद्धांत देखते हैं, उसी के हिसाब से वो फॉलो करते हुए ही जाते हैं स्थायी रूप से। The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in a family by pedigree analysis। और इस टाइप के यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर को आप पेडिग्री एनालिसिस से, पेडिग्री यानी पीढ़ी पीढ़ी विश्लेषण से आप पहचान सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये सब है। ये तो एग्जाम्पल है, अपन एक एक करके पढ़ेंगे भी, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई डिसऑर्डर डोमिनेंट होगा, कोई रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। तो पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रेसेसिव। पेडिग्री एनालिसिस से आप डोमिनेंट है कि रेसेसिव है ये पता कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक्स भी दी हैं। जनरेशन स्किप हो रही है तो वो डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो भी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। और इसी प्रकार कोई कैरेक्टर या कोई डिजीज सेक्स लिंक भी हो सकती है, यानी एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पे जुड़ी हुई भी हो सकती है, जैसे कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है ना, या कलर ब्लाइंडनेस है।
It is evident that X-linked recessive trait transmission from carrier female to male progeny, इसी को अपन क्रिस क्रॉस टाइप का इनहेरिटेंस कहते हैं। कैरियर फीमेल है, उसमें अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगले में मेल में अफेक्ट हो रहा है, फिर कैरियर फीमेल बनेगी, फिर अफेक्टेड मेल। तो एक जनरेशन में फीमेल आ रही है, फिर मेल आ रहा है, फिर फीमेल, फिर मेल, क्रिस क्रॉस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका एक्स-लिंक्ड रेसेसिव का पैटर्न है। जनरली क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको कहाँ मिलता है? एक्स-लिंक्ड रेसेसिव। तो ये कहीं दिखे इनडायरेक्टली तो आप समझ जाना ये एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिजीज की बात हो रही है ना। कैरियर भी जब अपन बनाते हैं फीमेल, तो मोस्टली वो एक्स-लिंक्ड रेसेसिव के केस देखते हो। और रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री शोन इन दियर हियर डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट, डिस्कस विद योर टीचर। आप मुझसे डिस्कस करिए, ये 2 दिए हुए हैं उसके बारे में, मैं इसकी कमियां बताता हूँ अभी, रुको। ये रहा, अपने सिलेबस में एक ही डोमिनेंट डिजीज दी हुई है, मैंने आपको बताई थी, मस्कुलर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, है ना, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये रही आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट, पर इसमें आप रेसेसिव को रूल आउट नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? ये भी बता दूं मैं। और ये वाली आपको दी है, इसमें पेरेंट में डिजीज नहीं थी और बच्चों में आई है, यानी जनरेशन स्किप हुई है, तो ये तो रेसेसिव है ना। और उसमें फिर आपने बोला था कि अफेक्टेड फीमेल के फादर अफेक्टेड होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो ये एक्स-लिंक्ड रेसेसिव नहीं है, तो क्या बचा? ऑटोसोमल रेसेसिव। हवा में हो गया ये तो तुरंत हो गया 10 सेकंड में, राइट? अपन ने प्रैक्टिस करी है, तो ये क्लियर है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तो मैच हो रहा है, पर ये ऑटोसोमल रेसेसिव भी दिख सकता है एक्चुअल में, तो आइडियली तो। अब एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इसलिए अपन लकीर के फकीर बन के इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट गिन रहे हैं, वो बात अलग है। ठीक है, तो आ जाए तो आपको क्या टिक करना है मैंने बता दिया। ठीक, तो एक ही डिजीज आपकी डोमिनेंट वाली है, ऑटोसोमल वाली, और वो कौन सी है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक, बढ़ते हैं आगे फिर। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। इट इज अ सेक्स लिंक कैरेक्टर, और वो भी रेसेसिव है। ठीक है, सबको याद हो गया होगा अब तो, पहली दोनों डिजीज एक्स लिंक रेसेसिव है, उसके बाद की सारी ऑटोसोमल रेसेसिव है, और डोमिनेंट एक ही दी है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसमें रेड या ग्रीन कोन है ना, तो रॉड्स में दिक्कत है कि कॉन्स में दिक्कत है? कॉन्स में। रॉड और रेड और ग्रीन के अंदर डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आ जाती है। इससे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि रेड और ग्रीन कलर क्या है। ये किस म्यूटेशन की वजह से होता है? तो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होने से लाल और हरे में फर्क नहीं कर पाता पेशेंट। इट अकर्स अबाउट 8% ऑफ मेल, ये भी मैंने आपको नोट्स में क्लियरली लिखवाया हुआ है। मेल में 8%, फीमेल 0.4%। ठीक है, तो 0.4% आपको फीमेल में मिलेगा। दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो जो जीन वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, और अपन को पता है कि एक्स क्रोमोसोम का रेसेसिव डिजीज है अगर, तो वो मेल में ज़्यादा चांस है, क्योंकि मेल में एक ही एक्स होता है, और वो बीमार वाला आया तो वो बीमार होना है। फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम बीमार वाला आए तो सामने वाला नॉर्मल होगा, वो उसको दबा सकता है, सप्रेस कर सकता है, इसलिए फीमेल में चांस कम है, इसलिए प्रोबेबिलिटी आप देखिए फीमेल में कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 2। सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। अगर कोई कैरियर फीमेल है, यानी XCX है, तो इसके सन के चांस कितने परसेंट हैं? ये एक्स गया तो नॉर्मल होगा, और ये एक्स गया तो डिजीज्ड होगा। तो 2 में से 1 यानी 1/2, यानी आप क्या बोलेंगे? 50%। आई बात समझ में? वो बोला है उन्होंने थियरी में। ठीक, फिर द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज इज रेसेसिव, क्योंकि मदर तो कलर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि ये वाला नॉर्मल है, इसकी वजह से आप रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट करा दोगे, तो फीमेल को तो दिक्कत नहीं है, पर उसके बेटे जिसमें ये वाला एक्स जाएगा सामने वाला आ जाएगा, तो उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। आई बात समझ में? तो कैरियर यहां पर कैसे बिहेव करती है? यानी नॉर्मल की तरह। द इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय नॉर्मल जीन, जो डोमिनेंट जीन है उसने उसको सप्रेस कर दिया, वही बोला है। और डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज अ कलर ब्लाइंड। ऑब्वियसली डॉटर तभी हो सकती है जब उसके पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम XC आए। इसका मतलब ये फादर से आएगा तो XCY, और मदर से आएगा तो एटलीस्ट मदर कैरियर तो होनी ही चाहिए। अगर मदर नॉर्मल है, यानी होमोजाइगस नॉर्मल, तो लड़की कभी भी अफेक्टेड नहीं होगी, या फादर नॉर्मल है तो भी लड़की कभी अफेक्टेड नहीं होगी। आई बात समझ में? नाउ सेकंड डिजीज पे चलते हैं, हीमोफीलिया। दिस ये भी
लिंक रेसेसिव ही है, सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है, सिमिलर पैटर्न है, तो यहाँ अपन तेजी से चले जाते हैं। which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny। तो वही 50% ही चांस होगा कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में जाने का, क्योंकि सेम पैटर्न होगा। हैज बीन वाइडली स्टडीड इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ द कास्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। ठीक है, हीमोफीलिया बी सबसे नॉर्मली कॉमन होता है और उसमें फैक्टर नंबर 9 होता है, जिसको आप कुछ ऐसे लिखते हैं, सॉरी ये ऐसे ही लिखते हैं ना, ये वाला, हाँ, तो ये वाला क्लॉटिंग फैक्टर आपका गड़बड़ होता है। हीमोफीलिया ए में नंबर 8 गड़बड़ होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड अफेक्टेड विजुअल सिंपली कट रिजल्ट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, और इसमें क्या हो जाता है कि ब्लड यानी खून का थक्का जमने वाला प्रोटीन फैक्टर नंबर 9 खराब होने से हीमोफीलिया बी में आपका खून का थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो छोटा सा कट भी लगातार बहता रहता है खून, और वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है अगर आपको इलाज ना मिले। बाहर से आप इंजेक्शन देके उसको इलाज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मर ही जाएगा। ठीक है, कि कट लगा तो अब गया, ऐसा भी नहीं है। मर्डर करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। द हेट्रोजाइगस फीमेल यानी जो कैरियर होगी हीमोफीलिया के लिए मे ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, वो तो 50% सन को, बार बार वही बातें बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब क्यों इतना क्या जलील करना माँ को उसकी बच्चों की है, हो गया, वो जानबूझ के थोड़ी ना लेके घूम रही है वो कैरेक्टर। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल, जाग लिखो ना बार बार, क्वीन विक्टोरिया ऐसा लिखो। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, ये आपको बता ही दिया था। फीमेल के हीमोफिलिक होने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब दोनों ही XH आए, तो उसके लिए फादर को XHY और मदर को XHX एटलीस्ट होना ही पड़ेगा। इसके लिए फादर को बीमार होना पड़ेगा, बीमार आदमी फादर बनने लायक रहे तब तक जिंदा रहे, है ना, वो डिफिकल्ट है, और दूसरा कोई उसको फादर बनने का मौका दे, ये दोनों ही चीजें रहे, राइट। तो इसीलिए किसी भी औरत के हीमोफिलिक होने की चांसेस बहुत ही कम है, रेयर है, ऐसा बोला है। ठीक है, सच अ फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट करियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। ठीक है, ये बता ही दिया। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया खुद कैरियर थी, ये भी बता दें, पूछ लें कि वो क्या थी, तो वो कैरियर थी, यानी उसने अपने लड़कों का कैरियर खराब करने का मौका दिया था। शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज कैरियर ऑफ द डिजीज, आ गया वो पॉइंट। तो उसके भी कुछ बच्चे डिसेंडेंट्स यानी उसके वंशज हीमोफीलिया वाले थे, किसके, विक्टोरिया रानी के। ठीक, तो सिकल सेल एनीमिया चलते हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। कौन सा ट्रेट है ये, ऑटोसोमल और रेसेसिव ट्रेट है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर कैरियर ऑफ द जीन। इसमें अगर आपको, मैंने आपको बताया भी था करके कैसे पेडिग्री देखना है, दोनों में कैरियर होगा और दोनों नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन बच्चों का कैरियर खराब कर सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/4, राइट। कुछ भी पूछे अपन को बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, है ना। तो अगर आपको कोई बोले कि फादर नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, लेकिन बच्चा जो है वो अफेक्टेड है ना, और ये ऑटोसोमल डिजीज है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, कुछ नहीं, अफेक्टेड है, इसका मतलब तो स्मॉल है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो और एक स्मॉल है इधर से आया होगा, एक इधर से आया होगा, और दोनों ही नॉर्मल है, इसका मतलब सामने कैपिटल होगा ही होगा। तो इनका जीनोटाइप क्या है, इसका क्या निकाल सकते हो, इसमें क्या लोड लेना है, इसी बेसिस पे सारे सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन ऑटोसोम में। XY वाला तो और इजी होता है, क्योंकि उसमें तो मेल फीमेल और इजी हो जाता है, XY है और फीमेल में XX है। ठीक है, तो डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सिकल सेल एनीमिया में HbS। ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस फॉर HbS, जिसको अपन HbS कहेंगे, या स्मॉल ए बोल रहा हूं मैं, शो डिजीज फिनोटाइप, उसी में डिजीज होगी। हेट्रोजाइगस जो बंदा है जिसमें HbS है, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड, अपेरेंटली यानी प्रतीत होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बीमारी का, बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज, वो कैरी कर रहे हैं डिजीज को, और 50% प्रोबेबिलिटी है उसके म्यूटेंट जीन के बच्चों में जाने की, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। ये ट्रेट तो कैरी कर ही रहा है जो बच्चों को देगा। तो जब भी क्वेश्चन में सिकल सेल ट्रेट आता है, आपको हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को भी इस बार काउंट करना पड़ता है। बाकी डिजीज में अपन डिजीज का कैरेक्टर किसमें दिखता है, तो अपन सिर्फ अफेक्टेड इंडिविजुअल को गिनते हैं, कैरियर को नहीं गिनते हैं, यहां आपको गिनना है।
द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामेट टू वेलिन। ये अपन पढ़ चुके हैं, दिखा देते हैं यहाँ पे आपको आगे। इतने में कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज हो गया? ये रहा। तो ये नॉर्मल आरबीसी है, ये सिकल शेप ऐसा होता है, हंसी आकार अपन कहते हैं जिसको। और यहाँ पर आप देखिए नॉर्मल जीन में ये कंडीशन थी, तो इसमें आपका टेम्पलेट में CTC था और टेम्पलेट डीएनए में CAC हो गया, T का A हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन डीएनए के लेवल पे पूछा है तो GAG का GUG मत करके आना भाई। U है, U कहाँ होता है? यूरेसिल आरएनए में, वो आरएनए का रटा हुआ है अपना, राइट। आपको डीएनए टेम्पलेट का पूछा, म्यूटेशन हुआ होगा तो GAG से GUG होता है, तो उसका डीएनए टेम्पलेट कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ और उसको लिखो, उसको याद रखो, ठीक है। कोई भी एक रट लोगे तो काम हो जाएगा, है ना। तो ये है, तो यहां पर GAG की जगह आरएनए में क्या आ जाएगा? GUG। तो इससे ये छठी पोजीशन का है। तो सिक्स्थ जो आपका अमीनो एसिड बनता था इस सीक्वेंस में ग्लूटामेट, वो यहां पर अब क्या हो जाएगा? वेलिन। आई बात समझ में? क्लियर? अब ये पूछना जायज है, पर कुछ अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि पहला कौन सा था, तीसरा कौन सा था, पांचवा कौन सा था, ये पूछ लें, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो दिया ही हीमोग्लोबिन के 7 तक दिए हुए हैं। तो आप ट्राई करिए कि ये सातों भी आप रट लें, तो आप थोड़ा सा सेफ जगह पे आ जाएंगे। आई बात समझ में? जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में चौथा अमीनो एसिड कौन सा है, और उस तो ये पूछें तो अपन को तैयार होना चाहिए। दिया थ्रियोनिन है, ठीक है। अब ये किसकी चेन की बात हो रही है? ऑब्वियसली बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन अपन को पता है, थैलेसीमिया में हमने पढ़ा है, उसका जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो यहां पूछें कि ये कौन, ये GAG का GUGS, ये CTC का CAC जो हुआ है, वो 6 पोजीशन ऑफ विच क्रोमोसोम? आप ये नहीं बोल सकते सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। क्यों एनसीईआरटी के बाहर है? बीटा ग्लोबिन चेन तो दिया है ना थैलेसीमिया, यहाँ नहीं दिया है। थैलेसीमिया में लिखा है कौन से क्रोमोसोम पे होता है, तो क्रोमोसोम नंबर 11। आई बात समझ में? ऐसे कनेक्ट करना है, कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं। तो अपन तैयार हैं, आगे बढ़े। फिर क्या बोलते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं बताते हैं। तो इसकी वजह से आपका, हाँ, ग्लूटामेट जो है वो वैलिन में परिवर्तित हो गया। कौन सी पोजीशन पे? 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, जो कि कौन से क्रोमोसोम पे? 11th क्रोमोसोम पे है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन रिजल्ट्स इन द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के बदलने के बाद तुम क्या जानो रमेश बाबू, देखो आप पूरा पूरा अमीनो एसिड बदल गया। नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड था, ग्लूटामेट था नेगेटिव, वैलिन में न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का शेप बदला, उसकी वजह से आरबीसी का शेप बदला, उससे आरबीसी पॉलीमराइज हुई, उससे आदमी की जान पे बनाया। इतना फर्क पड़ता है एक न्यूक्लियोटाइड के बदलने से, ठीक है ना। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। जैसे ऑक्सीजन कम होगी, वो म्यूटेंट जो हीमोग्लोबिन है वो पॉलीमराइजेशन करेगा और उससे आरबीसी का बाइकॉन्केव शेप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिकल शेप यानी हंसी आकार में, ठीक है। अगली बीमारी पे चलते हैं, फिनाइल। ये ऑटोसोमल रेसेसिव थी, याद रखिएगा। अब सारी ऑटोसोमल रेसेसिव है, पहली दो को छोड़ के। इनबॉर्न यानी पैदाइशी बीमारी है, मेटाबॉलिज्म की, उपापचयी क्रियाओं की जो अनुवांशिक बीमारी है, और वो होती है ऑटोसोमल रेसेसिव तरीके से। इसमें एंजाइम गड़बड़ हो जाता है जिसका नाम है फिनाइललाइन को जिसको कन्वर्ट करना था टायरोसिन में, तो फिनाइललाइन से टायरोसिन कन्वर्जन रुक जाता है, उसका नाम है हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो इससे फिनाइललाइन एक्यूमुलेट कर जाता है एंड टू फिनाइल पाइरुवेट। ये आपको सारा बताया ही है मैंने। फिनाइल एनालाइन जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं तो वो बढ़ जाता है, वो फिनाइल पाइरुवेट में बदलता है। फिनाइल पाइरुवेट आपका टॉक्सिक बंदा है, उसको बॉडी से निकालने की यूरिन के साथ कोशिश करी जाती है, और इसको हम कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये ब्रेन के अंदर अगर एक्यूमुलेट होगा तो मेंटली आपको पगला देगा, मेंटल इश्यूज करेगा, और ये यूरिन के साथ निकाल दिया जाता है। इसका अब्जॉर्प्शन किडनी के अंदर बहुत पुअर होता है, और इससे आपका रिड्यूस्ड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर होता है। क्योंकि अगर ये टायरोसिन बनाता, एंजाइम होता तो बनता, टायरोसिन होता तो वो आगे जाके मेलानिन बनाता, और मेलानिन जो है वो आपका स्किन और हेयर को कलर देता। अपने टायरोसिन ही उड़ा दिया तो मेलानिन नहीं बना, मेलानिन नहीं तो कलर जो है पिगमेंटेशन वो कम हो गया। तो एक ही जीन से बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं, तो इसको आप लियोट्रॉपी भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? लियोट्रॉपी सिकल सेल एनीमिया में भी है, क्योंकि आपका सिकल सेल ट्रेट दिखता है कैरियर में,
है ना, उसमें दोनों टाइप की आरबीसी पाई जाती है अंडर लो ऑक्सीजन स्ट्रेस। कुछ आरबीसी आपके सिकल शेप्ड हो जाएंगी, नॉर्मल वाले नॉर्मल रहेंगे, और वो लिथल इफेक्ट भी है, इसको लिथल जीन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इंसान मर सकता है। तो एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखना, बाइकॉन्केव आरबीसी, सिकल शेप्ड आरबीसी, है ना, और डेथ पॉसिबिलिटी, है ना, तो ये सारे कैरेक्टर एक से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप इसको लियोट्रॉपी में इसको भी गिन सकते हो, भले एनसीईआरटी ने ना लिखा हो, अपन को पता होना चाहिए। थैलेसीमिया पे चलते हैं। ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है ना, पेरेंट से बच्चों में जाती है, दोनों पार्टनर अगर अनअफेक्टेड कैरियर हैं तो भी बच्चों में जाएंगी, वही कैपिटल ए स्मॉल ए से स्मॉल ए 1/4 प्रोबेबिलिटी से आएगा। द डिटेक्ट कुड बी ड्यू टू और इधर म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। कुछ भी रीजन हो, इसका रीजन हो सकता है कि अल्फा ग्लोबिन या बीटा ग्लोबिन में से किसी में भी गड़बड़ हो जाए, उसका जीन डिलीट हो जाए, या उसमें म्यूटेशन हो जाए, या डिफेक्ट आ जाए, उस वजह से आपका थैलेसीमिया होगा। ठीक, नाउ beta chain that make up the hemoglobin, this causes the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting in anemia। इसकी वजह से एनीमिया होता है, which is characteristic of the disease। thalassemia can be classified according to which chain of molecule is affected। obviously इसके क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, अल्फा और बीटा पे। अल्फा चेन अफेक्टेड है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा अफेक्टेड है तो बीटा थैलेसीमिया। In alpha thalassemia, production of alpha chain is affected. In beta thalassemia, production of beta chain is affected. Alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes, HBA1, HBA2। मैंने आपको बताया था डायग्राम पे, आपको याद होगा, सोलवे क्रोमोसोम पे A1 A2 एकदम पास पास होते हैं, A1 A2 एकदम पास पास होते हैं। अब ये 4 कॉपी हैं जीन की, इनमें से जितनी भी गड़बड़ होंगी उतना ज़्यादा सीवियर डिजीज है। चारों गड़बड़ हैं तो बहुत ही सीवियर डिजीज है, एक ही गड़बड़ है तो माइनर डिजीज है। ठीक है, तो 4 में से जितनी कॉपी आपकी ये कंट्रीब्यूट करती हैं अल्फा ग्लोबिन के लिए, तो जितनी डिफेक्ट होंगी उतनी कम अल्फा बनेंगी। अल्फा कम बनेंगी तो हीमोग्लोबिन में अल्फा 2 बीटा 2 होता है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा अल्फा चेन। ये बीटा में हो जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट बीटा चेन। ठीक है, कौन से होती है, सोलवे मैंने बना के बता ही दिया। तो टोटल 4 कॉपी थी। ठीक है, अब 4 में से 4 जीन में से जो भी गड़बड़ होगा 1 या मोर, उतना ज्यादा सीवियर डिजीज होगी। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस्ड। वाइल बीटा में कंट्रोल होता है, सिंगल जीन ही होता है बीटा में, HBB, जो कौन से क्रोमोसोम पे होता है, 11, अभी बताया था। और इसमें भी वही है कि 2 कॉपी होंगी, यानी तो 2 में से जो भी खराब होगी, 1 या 2, दोनों खराब होंगी तो मेजर, एक ही खराब होगी तो माइनर। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। ये दोनों बीटा ग्लोबिन चेन से अफेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बीटा थैलेसीमिया का मतलब है क्वांटिटी पे अफेक्ट करना, कम बीटा बन पाना, और बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन हुआ है सिकल सेल एनीमिया का, तो वो सारे ही खराब हैं। तो वो क्वालिटी पे बेस्ड है तो क्वालिटेटिव डिजीज कहते हैं, ये क्वांटिटी पे बेस्ड है तो क्वांटिटेटिव कहते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आते हैं अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे। अरे ये क्या हो गया, क्रोमोसोमल डिसीज। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमोसोम लेवल पे कुछ गड़बड़ हो जाए, नंबर बढ़ जाए, कम हो जाए, उसका पार्ट टूट फूट जाए, वो है। तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ये आपको मैंने बताया, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को एनाफेज में अलग अलग होना था, लेकिन गलती से फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, यानी ये सेग्रीगेशन था ना हो, फेल हो जाए, साथ साथ चले गए, तो एक एक्स्ट्रा चला गया इस गैमिट में मियोसिस के दौरान, एनाफेज 1 के दौरान, एनाफेज 1 नॉट 2। ठीक है, इसको इसकी वजह से नंबर गड़बड़ होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम के अंदर एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है 21 क्रोमोसोम की, है ना। ऐसी टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स कम हो जाता है ना, ह्यूमन फीमेल में। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये अलग पॉइंट है, यहां पर खत्म हो गया बात, है ना। ये आपका एन्यूप्लॉइडी है, जिसमें नंबर 1 2 1 2 आगे पीछे होते हैं, ज्यादा या कम होते हैं। एक ज्यादा होना ट्राइजोमी, 2 2n+2 टेट्राजोमी, एक कम होना 2n-1 मोनोजोमी। ठीक है, 2n-2 नलीजोमी। ये नोट्स में अपन ने बताया हुआ है। अब करें, अलग पॉइंट आ रहा है,
अगर साइटोकाइनेसिस ना हो, कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन ना हो, तो ऐसे केस में आपका प्लॉइडी लेवल ही पूरी बढ़ जाएगी, सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। उसको अपन कहते हैं एन्यूप्लॉइडी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में सेट ऑफ क्रोमोसोम n से 2n, 2n से 4n ऐसा होगा, और 2n प्लस 2 माइनस 2, 1 प्लस 1 माइनस 1, ये एन्यूप्लॉइडी है। दोनों में ये फर्क है, एक दो क्रोमोसोम बदलना एन्यूप्लॉइडी, पूरा सेट डबल होना दैट इज पॉलीप्लॉइडी। बात क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक, दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट। प्लांट में बड़ा कॉमन है पॉलीप्लॉइडी, और वो डिजीज कंडीशन नहीं है, हमारे में उसको डिजीज कंडीशन मानते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46। आउट ऑफ दिस 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, राइट। हमारे में 22 ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम है। समटाइम दो either an additional copy of chromosome may be included in an individual, कभी कभी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या कम आ जाता है, अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, कहां चला गया? इंडिविजुअल may lack one of the pair, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम। किसी में एक जोड़ा कम हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। ही दिया था, एक्स्ट्रा आना एक क्रोमोसोम ट्राइसोमी, एक कम आना मोनोसोमी, 2n-1 मोनोसोमी। ठीक है, सच अ सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन इंडिविजुअल। ऐसी परिस्थितियों में बहुत ही गंभीर बीमारियां हो सकती हैं बच्चों को। अब इसको लाइटली ना लें, जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर है, ये सब कॉमन एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। दिस इज द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, जिसको हम कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। ये तो बता चुके हैं अपन, है ना। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय डाउन इस 1866, ये ईयर भी ध्यान देना। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, जो अफेक्टेड बंदा है उसकी हाइट कम है, विथ स्मॉल राउंड हेड, छोटा गोलाकार हेड है, फरोड टंग, टंग के अंदर एक खांचा है, और कट है, पार्शियली ओपन माउथ, थोड़ा सा खुला रहता है। ठीक है, पाम इज ब्रॉड, हथेली थोड़ी चौड़ी है, और उसमें एक ही क्रीज होती है, अपने में 3 रेखाएं, उसमें एक ही रेखा होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज कहलाती है। ठीक, यानी पाम के अंदर हथेली में सिर्फ एक ही सलवट है, जिसको आप हथेली की रेखा कहते हैं। और फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, यानी ना तो फिजिकली वो डेवलप हो रहा है, मेंटली भी डेवलप नहीं हो रहा, मानसिक रूप से भी पूरा विकसित नहीं है, शारीरिक रूप से भी नहीं है, और साइकोमोटर यानी सोच क्या रहा है, करना क्या चाहता है, वो भी ढंग से विकसित नहीं हुआ है। उसके साथ साथ इसके कैरेक्टर भी दिए हुए हैं डायग्राम में, वो भी कवर करने हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। ब्रॉड फ्लैट फेस, चौड़ा फ्लैट फेस है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, यहाँ पे लूप्स होते हैं या झुर्रियाँ आप बोल सकते हैं, वैसा होता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल वर्ड का मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म से ही उनको दिल का रोग होता है, ऐसा नहीं कि फरवरी के महीने में स्पेशली हुआ हो, जन्म से। ठीक है, और बिग एंड रिंकल्ड टंग, वही फरोड टंग या रिंकल्ड टंग, और बड़ी टंग होती है, जीभ थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, यहां पर ये कैरियोटाइप दिखाया हुआ है, वो भी पता होना चाहिए। इसमें 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी दिखेंगी आपको, राइट, बाकी सबकी 2-2 हैं, और लास्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये 22 क्रोमोसोम, 3 कॉपी हैं आपके 21वें के, ध्यान रहेगा। सेक्स क्रोमोसोम सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं कैरियोटाइप में, और ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है साइज ऑफ क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है, 2 छोटा है, 22वां सबसे छोटा है, और एक्स और वाई अलग है, मतलब हम ऑटोसोम में कंपेयर करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑटोसोम एंड देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिटन, है इस तरह से क्रोमोसोम को अरेंज करने का। 21वें क्रोमोसोम में 3 कॉपी दिखेंगे तो आप इसको कहेंगे डाउन सिंड्रोम। अगर इसी में 21वें के 2 हों लेकिन एक्स के बाजू में वाई ना हो तो आप इसे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये डायग्राम आया मतलब आंख बंद करके ठोको डाउन सिंड्रोम, भाई साहब क्रोमोसोम पढ़ो अंदर क्या लिखा है, आई बात समझ में। ऐसा ही आपके क्लेनफेल्टर में भी करके दे सकते हैं, XX बना दिया, ठीक है, और 21वां क्रोमोसोम नॉर्मल हो। हर जगह डाउन सिंड्रोम नहीं घुसेड़ के आना है, आपको क्रोमोसोम को समझना है, ठीक। हाँ, वाई सबसे छोटा है आइडियली, अरे वो उनकी गलती यार, एनसीईआरटी बीइंग एनसीईआरटी, क्या करें अब हम। चलो डाउन हो गया, अब 2 सिंड्रोम बचे हैं, मुझे वाइंड अप करने दो इसको, मुझे भी शांति। कितने दिन से चल रहा है चैप्टर, 5वां भाग है इस चैप्टर का, पहला चैप्टर है जिसमें 5वें पार्ट पे गए हैं अपन।
क्लैनफेल्टर, ये भी साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने डिस्कवर करा है क्लैनफेल्टर। जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन द कैरियोटाइप ऑफ 47XXY, है ना। इसमें हो सकता है कि आपके एग में 2X आ गए, गलती हो गई, और Y लेके आया स्पर्म, ये दोनों मिले तो क्या बन गया, XXY। आई बात समझ में। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट। ओवरऑल, वो मस्क्यूलाइन का मतलब है मेनलीनेस, यानी वो आदमी जैसा दिखेगा ओवरऑल, लेकिन वो आदमी अच्छा आदमी नहीं है मतलब दिल से नहीं, आदमी के तौर पे मैनलीनेस। हाउएवर फेमिनिन डेवलपमेंट भी कुछ उसमें होता है, कुछ औरतों की हरकतें आ जाती हैं उसमें। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, इज ऑल्सो एक्सप्रेस, एंड सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, वो बच्चे पैदा करने योग्य नहीं होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, ये डिसऑर्डर एब्सेंस की वजह से होता है, तो टोटल 45 हो जाते हैं, XO कंडीशन कहते हैं, है ना, 44 प्लस XO। सच फीमेल, ओवरऑल तो फीमेल होंगी क्योंकि XOY है ही नहीं, तो मेल कैसे बनेगा, राइट। आर स्टेराइल, इनकी ओवरी रूडिमेंट्री होती है। रूडिमेंट्री का मतलब विकसित नहीं हुई है ढंग से, अल्प विकसित है, इसका मतलब ये है, ठीक है। बिसाइड अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं औरतों के, वो भी इसमें कमजोर पाए जाते हैं, वो भी विकसित नहीं होते हैं, है ना। तो ये भी स्टेराइल ही होती हैं, या इनफर्टाइल जो आप बोलते हैं, इनके भी बच्चे नहीं हो पाते हैं। ये है टर्नर सिंड्रोम, ये भी साइंटिस्ट का नाम टर्नर ही था जिन्होंने डिस्कवर करा था। तीनों प्रकार के डिसऑर्डर हो गए। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। आज भी आप 2-3 नए पॉइंट तो पक्का सीख के गए होंगे, जिस पे ध्यान आपका नहीं गया होगा। इसी तरह आज बड़ा चैप्टर समाप्त होता है। आज B1 B2 का सिलेबस भी हो गया है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा चैप्टर खत्म हो गया। बाय बाय।